नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज जरा हमारे साथ अगले कुछ घंटों तक आप देखते रहें। ये बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए खबर लीक हो चुकी है और लीक हो चुकी है यह जानकारी कि चीन भारत पर हमले की योजना कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से टाइम पर कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह, एक एक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिएगा और यह मजाक नहीं है। मैं अतिशयोक्ति यहां पर नहीं कर रहा हूं, एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो बता रहे हैं वो सत्य है, उसके प्रूफ है, उसके ग्राफिक्स है, उसकी जानकारी है। एलएसी पर चीन की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। बड़ी खबर, अक्टूबर में भारत पर हमला कर सकता है चीन। अक्टूबर में भारत पर हमला कर सकता है चीन। चीन नदी नाले के पानी कम होने का इंतजार कर रहा है। पूरी एलएसी पर सेना की तादाद बढ़ा रहा है चीन। अक्टूबर में एलएसी पर कुछ बड़ा करने वाला है चीन। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीधे चलूंगा, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सिर्फ अभिषेक को लेके आइए मेरे साथ। अभिषेक, ओवर टू यू। ये जानकारी बहुत शॉकिंग है अभिषेक, क्या है ये मामला? कैसे पता लगा कि अक्टूबर में तैयारी है चीन की युद्ध करने की? निशांत, ये टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये जानकारी मिली है और ये जानकारी आर्मी में जो टॉप ऑफिसर हैं उनके पास ये जानकारी है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि चीन की ओर से अभी चूंकि जो लद्दाख का इलाका है, एलएसी का इलाका है, वहां पर निशांत अभी नदी और नाले में पानी का प्रवाह बहुत तेज है। अभी वो इनएक्सेसिबल है, अभी वहां पर रीच नहीं हो सकती, इसलिए इंतजार किया जा रहा है अक्टूबर का। अक्टूबर में दो बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि उस समय पानी का प्रवाह कम हो चुका होगा, आसानी होगी क्रॉस ओवर करने में, और दूसरी बात उस समय ठंड भी बढ़ रही होगी। और तीसरी बात, चीन का इतिहास है 1962 में भी नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए अभिषेक, आप एलएसी पर थे। मैं आपसे यह खबर इसलिए पूछ रहा हूं अभिषेक, आप एलएसी पर गए और तब गए जब बहुत जबरदस्त तनाव था। गलवान के तुरंत बाद आप पहुंचे थे वहां पर। मुझे बताइए अभी बिल्डअप कैसा है? क्या चीन की तैयारी देखकर लगता है अक्टूबर में हमला कर सकता है वो? देखिए, जब हम गए थे निशांत, उस समय भी इस बात की जानकारी थी कि चीन ने एलएसी की दूसरी तरफ यानी अपनी तरफ बाकायदा बंकर बना लिए हैं, उसने शेल्टर बना लिए हैं, उसने ट्रैक तैयार कर लिए, उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। देपसोंग से लेकर के गोगरा होते हुए और गलवान वैली और उसके आगे आइए आप, जो सबसे अक्साई चीन के पास का इलाका है, हर जगह पर चीन ने पूरी तैयारी है। चीन की जो फोर्सेज हैं उनकी तादाद वहां पर बढ़ा ली है। और सबसे बड़ी बात, जहां जहां पर क्लैश पॉइंट हैं, जहां जहां पर भारत के जहां पर डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, वहां पर लगातार वो रीइंफोर्समेंट बढ़ाता जा रहा है। और यह बात सामने आई है कि अक्टूबर का इंतजार है कि जैसे ही वो समय नजदीक आएगा जब जो हालात हैं उसके लिए फिजिबल होंगे, डोमिनेट कर सकता है वो उन हालातों में, उसको ये लगता है, तब जाकर के चीन पहला कदम उठाएगा। ये जानकारी सामने आई है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष झा के पास वेरी क्विकली। मनीष, डिप्लोमेसी के लिहाज से बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन ये जानकारी क्या है अभी आपके पास इंफॉर्मेशन? अक्टूबर में चीन हमला कर सकता है, 62 की तरह हमला कर सकता है, क्या इंफॉर्मेशन है? बहुत क्विकली बताएं हमें। देखिए, अगर चीन के रक्षा मंत्रालय के बयान को आप देखें, जो सबसे ताजा बयान है, उसमें एक तरह से वो धमकी भी दे रहा है और भारत को कह रहा है कि आप दोनों देशों के बीच के संबंध का एक बिग पिक्चर देखें और बॉर्डर इशू को आप एक कोने में रखें, वरना अगर आप किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये जो लहजा बदला हुआ दिख रहा है आपको चीन का, ये निश्चित तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं मनीष, मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं, आपने जो बोला है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन की पॉलिसी और पोस्चरिंग एग्रेसिव होती जा रही है, इससे लगता है कि अक्टूबर में वो हमला कर सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा टफ पोस्चरिंग चीन ने दिखाई है। जब कल देर शाम में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने भारत को एक तरह से धमकाते हुए कहा कि आप बिग पिक्चर देखिए, यानी आप मुझे देखिए और बॉर्डर इशू को साइड रखिए, उसको ज्यादा महत्व नहीं दीजिए और किसी भी तरह के मिस एडवेंचर से आप परहेज करें। तो बिटवीन द लाइन यही है कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर हम हैं।
ये चाइनीज इस अपने एक ब्रेकिंग तरह के से साथ गिरफ्तारी है, मनीष आप जो लेकिन बता निश्चित रहे तौर हैं पर भारतीय सेना चीनी रक्षा मंत्री के जो जवाब आ रहे हैं उससे लग रहा है कि पोस्चरिंग टाइट है। अभिषेक बता रहे हैं, ये सुमित की खबर है और अभिषेक की खबर है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको देके चलूंगा सीधे हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ एक बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जो कि बहुत अच्छा चीन पर लिखते हैं, कई आर्टिकल्स लिखे हैं, किताब लिखी है, बहुत अच्छी राय रखते हैं। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट और एक बहुत जानकार व्यक्ति सुरेश कुमार गोयल जी हैं। सर वेलकम आपका। मेरे साथ प्रोफेसर रंजन कुमार हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। अच्छी अगर नीतियों की बात की जाए, कूटनीति के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, समझ है। और मेरे साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति जो कि न सिर्फ हिस्टोरियन है बल्कि बहुत शानदार बोलते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वेरी क्विक रिएक्शन मैं जनरल अजय चतुर्वेदी से लेना चाहूंगा। सर, चीन अक्टूबर में हमला कर सकता है, यह इंटेलिजेंस इनपुट है। क्या चीन को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भारत को पता है कि वो ऐसी हरकत कर रहा है? देखिए, जो कभी भी आर्म फोर्सेस जो हैं ये एक एप्रिसिएशन करते हैं, ये ग्राउंड का और वेदर का एक एप्रिसिएशन करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त क्योंकि स्नो मेल्ट हो चुकी है और इस वक्त श्योक में भी और गलवान में भी पेंगोंगसो में भी जो पानी है वो ज्यादा है। और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ती जाएगी तो ये जमना शुरू हो जाएगा और फ्रोजन जहाँ फ्रोजन हो गया तो वहां पे निकलना आसान होगा। 62 में भी उन्होंने यही किया था। जो लद्दाख में आए थे 62 में, वो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आए थे। तो जो कैंपेन सीजन है इस इलाके में वो अक्टूबर नवंबर ही है। तो इसमें हम इसके लिए, जैसा कि चाइना तो सबको मालूम है कि उनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हमारे 4000 साल के रिलेशंस हैं और हम लोगों को आपस में बातचीत से सुलझाना चाहिए सभी चीज़ों में। ये चीज़ अभी मैंने हाल में एक और उनका एक मिलिट्री का एक बयान देखा था कि काशगढ़ में किसी ने बोला, जो काशगढ़ डिवीजन के हेड थे, कि जी हमसे बहुत बड़ी 62 में चाइना ने गलती की कि हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, हमने अच्छे भली संबंध खराब कर लिए। वो उनका एक पोस्चरिंग एक अलग होता है। वो तैयारी क्या है कि उनका एक डेन ज़ियाओपिंग की एक नीति है कि ऊपर से सरफेस एकदम काम दिखना चाहिए, नीचे आप अपनी तैयारी करते रहो और जब अपना मौका देखो तब उस पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो ये जो है ये जो इनको इस तरह से वो तैयारी करते रहेंगे। मतलब चीन की कोशिश है। सर आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। I'm sorry मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि ऊपर से सरफेस काम लेकिन अंदर तूफान की तैयारी। यहां पर मैं की ग्राफिक्स में आपको बताना चाहूंगा, अभी जो इंफॉर्मेशन है उसमें वैल्यू एडिशन करके आपको दिखा रहा हूं। आइए यहां पर, और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे और मेहमानों के पास। वेरी क्विकली की ग्राफिक्स प्ले करें। ड्रैगन की कब्र अक्टूबर में खुदेगी। यहां पर मैं आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, प्ले करें। और यहां पर सीधे इसको रोके जरा, ये देखिए ड्रैगन की कब्र अक्टूबर में खुदेगी, हमारे पास जानकारी है। नेक्स्ट, एलएसी पर जिनपिंग की जो सेना है उसकी शातिर साजिश, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एलएसी पर जिनपिंग की सेना की शातिर साजिश है। एलएसी डैम चौक, यहां पर ये देखें। अभिषेक मेरे सहयोगी ने बहुत अच्छे ग्राफिक्स तैयार किए, अभिषेक नीलमणि। नेक्स्ट, प्लेन ओवर करें। 5G नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा रहा है वहां पर। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफ मीटिंग को खींचने के पीछे की बड़ी वजह है ये, और ये देखें आप, अक्टूबर तक मीटिंग को लटका कर रखना चाहता है चीन। सीमा पर चीनी सैनिक कर रहे हैं बड़ी तैयारी। अक्टूबर में भारत के खिलाफ युद्ध कर सकता है चीन। लद्दाख ही नहीं, पूरे एलएसी पर मोबिलाइजेशन बढ़ाया है चीन ने। लद्दाख ही नहीं, पूरे एलएसी पर मोबिलाइजेशन बढ़ाया है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को एक बार फिर से दिखाएं। यह हमारे सामने जानकारी है। पूरे एलएसी पर ड्रैगन की कब्र अक्टूबर में खुदेगी। मैं सीधे चलूंगा और यहां पर मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, उसके बाद मैं आऊंगा अक्टूबर क्यों है इसकी वजह बताऊंगा। लेकिन कपिल सर आपसे जानना चाहूंगा, चीन अभी भी क्या 62 के माइंडसेट में जी रहा है? उसको लगता है अक्टूबर में करेंगे तब हमें जीत हुई थी, अभी भी उसी माइंडसेट में जी रहा है क्या? नहीं निशांत जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। मैं एक बहुत अलग एनालिसिस दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे जो आर्मी के और जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं वो उस पर रिएक्ट करें। मेरा यह मानना है कि आज चाइना जो है किसी भी प्रकार की हार नहीं सह सकता इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन को देखते हुए। इसलिए चाइना जो है वो हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। वो ये तैयारियां दिखाता रहेगा, बकवास करता रहेगा, बोलता रहेगा, लेकिन अटैक जो है वो हम पे वो पाकिस्तान से करवाएगा, वो पाकिस्तान को यूज करेगा।
ये मेरा एक एनालिसिस है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा जनरल साहब के और सबके इसके ऊपर कि वो दूसरी चीज एक बात यहां दे ध्यान रखिए कि आज का जो वॉरफेयर है, इस वॉरफेयर के अंदर जो नाला है और जो पानी है और जो बर्फ है, इससे ज्यादा महत्व जो है अब साइबर वॉरफेयर का है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मॉडर्न वॉरफेयर का है, मिसाइल्स का और एयर वॉरफेयर का। तो इसलिए ये जो वॉरफेयर होनी है, ये वॉर केवल बासठवीं तरीके से जमीन के ऊपर नहीं होनी है। आपकी दोनों बातों पर रिएक्शन लेता हूं। कपिल सर, आपने जो दोनों पॉइंट लिए, सबसे पहले अजय सर, वेरी क्विकली सर, आपका रिएक्शन। चाइना खुद नहीं घुसेगा, पाकिस्तान से ही अटैक करवाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है सर? वेरी क्विकली एंड शार्प रिएक्शन सर। पॉसिबल है, लेकिन आई विल गिव इट ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स में 20 to 30% चांस। बट जो दूसरी बात उन्होंने बोली साइबर रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एयर वॉरफेयर, उनकी दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मिसाइल्स, इसीलिए आपको याद होगा कि इंडियन आर्मी ने वहां इग्ला डिप्लॉय कर दिए हैं। इंडियन आर्मी ने वहां पे जो पूरा एडी का कवर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सबसे ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि साइबर और मिसाइल वॉरफेयर पॉइंट नोटेड। और एयर मैं आपकी इस बात को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। प्रोफेसर राजन कुमार है सर, क्या आपको लगता है ऐसा कि चाइना साइबर वॉरफेयर बढ़ाएगा और इस बार जो कन्वेंशनल युद्ध है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है? क्या आपको ऐसा लगता है सर? वेरी क्विक रिएक्शन सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चाइना और भारत दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, और अभी तक का इतिहास जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम देखते हैं कि दो न्यूक्लियर कंट्री कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाता है। तो वो प्रॉक्सी वॉर, साइबर वॉर, इसकी बात करता है। और जो अभी जो हमारे डिप्लोमेटिक जिस ढंग के इनिशिएटिव चल रहे हैं, अभी आपने सुना होगा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया जाने वाले हैं, वहां पे उनकी मुलाकात चीन के डिप्लोमेट से हो सकती है। तो सारी तैयारियां हैं कि युद्ध की संभावना नहीं बने, और दोनों देश नहीं चाहते हैं। यह सच है कि आपने सही कहा बिल्कुल कि चाइना की पॉलिसी काफी एग्रेसिव है, लेकिन जिस ढंग की डिप्लोमेसी चल रही है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई युद्ध की संभावना बन रही हो दोनों देशों के बीच। आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि अक्टूबर ही क्यों। आइए सीधे चलते हैं बिग वॉल पर। अक्टूबर के महीने से ऐसी क्या मोहब्बत है चीन को कि अक्टूबर में ही ये करता है? आइए देखें, वाह क्या बना है। अक्टूबर चिल्ला रहा है चीन। अक्टूबर में चीन युद्ध की प्लानिंग करता है, ये पुराना इतिहास है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 1962 में भी अक्टूबर में ही चीन ने हमला किया था। ये देखें, ये एक और फैक्टर हमारे सामने। चेंज करें, इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अक्टूबर में मौसम ठंड के बावजूद बेहद साफ होता है। उसको कैंपिंग एरिया भी कहते हैं, कैंपिंग वेदर भी कहते हैं। ठंड के बावजूद साफ मौसम होता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन के लिए अक्टूबर महीना में कैंपिंग सीजन है, अगर कहा जाए ये उनके लिए एडवांटेज होता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, ये इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में उफनती नदियां शांत हो जाती हैं, नदी नाले शांत हो जाते हैं। इसमें जरा जूम इन करें प्लीज। अक्टूबर में उफनती नदी नाले शांत हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझें आप इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्टूबर में उफनते नदी नाले शांत हो जाते हैं। अभी नदी नाले उफन रहे हैं, इसको जरा प्लीज कट करके जूम इन करके दिखाएं थोड़ा तेजी से। ये अक्टूबर में उफनती नदियां शांत हो जाती हैं, ये समझें आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, इसी फ्रेम पे रखें। पीएलए खुद जैसा मरा हुआ समझता है भारत को। अब ये एक और बात है, क्या होता है अक्टूबर में उसको लगता है कि भारत के सैनिक लंबा नहीं झेल सकते, ठंड नहीं झेल सकते, ये सोचता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। चीनी सैनिक कभी भी लंबा युद्ध नहीं कर सकते, ये सबको पता है। तो जैसे ही ठंड ज्यादा आती है उनको लगता है भारतीय सैनिक भी डर जाएंगे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। ये माफी चाहूंगा इस टेक्निकल ग्लिच के लिए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, 1962 में हमारे पास असला नहीं था, 1962 में हम तैयार नहीं थे। वही ग्राफिक्स यहां पर प्ले करें जरा। 1962 में बहुत सारी दिक्कतें थी, अभी क्या फर्क आ गया? वेरी क्विकली समझाएं मुझे। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हम तकनीकी तौर पर बहुत आगे हैं। दूसरी बात ये है कि एडवांटेज हमारे हक में है, जो हाइट्स का एडवांटेज वो हमारे हक में है। और एक बड़ी बात मैं आपको हाल में जो हुआ है, अभी जो पिछले महीने 300 करोड़ का इमरजेंसी फंड सैंक्शन किया गया है निशांत, वो ये लिए कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए उसके तहत जो स्पेशलाइज्ड एमुनिशन होता है वो भारी मात्रा में उसका ऑर्डर दिया गया है। 31 मार्च तक 2021 तक वो डिलीवरी भी हो जाएगी। ये मैं आपको एक एंगल
बता रहा हूं, सिर्फ एक पहलू बता रहा हूं, और इसके अलावा अलग अलग पहलू हैं। राफेल, वो है राफेल सुखोई 30 MKI, उसका जो डेडली कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात है भारत का, जो इससे आगे बढ़िए भारत का आज की तारीख में जो भारत का ग्लोबल अलायंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस ग्लोबल अलायंस में अमेरिका भी है, रूस भी है, दोनों ध्रुव जो है ताकत के, ये दोनों ही ध्रुव भारत के साथ में अलाइंड है। और ये हालत जो है, जो आज भारत की है, ये बहुत बड़ा चीन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली उसे परेशान कर रही हैं। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त बड़ी खबर है, चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए भारत तैयार। सर्दियों में भी भारतीय सेना रहेगी पूरी तरह मुस्तैद। भारत ने हथियारों की खरीद और तेज की है। मार्च 2021 तक होगी सभी हथियारों की डिलीवरी। चीन की हर चाल और साजिश की है भारत को खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मनीष है। मनीष, तैयारी की अगर बात की जाए तो सेना की तैयारी, भारत की तैयारी सर्दियों के लिए काफी है। देखिए निशांत, भारत की तैयारी के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा जो कल विदेश मंत्रालय के बयान में इस्तेमाल किया गया था, रेसिप्रोकल। यानी अगर प्यार से बातचीत करनी है तो उस हिसाब से बातचीत कर लीजिए, अगर सेना की जोर आजमाइश करनी है तो रेसिप्रोकल तरीके से ही उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये भारत की तैयारी है। अब रही बात, मैं खुद ही देख आया हूं जब चीन ने हुआवेई के हेडक्वार्टर में किस तरह से अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उस पर 5G इंस्टॉल किए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर सीमा पर, जब बीजिंग में 5G नहीं है, लेकिन अगर आप LAC पर 5G लगा रहे हैं तो चीन का क्या मकसद है ये आप खुद समझिए। जी, आप जो बता रहे हैं काफी मैटर करता है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट मौजूद है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या डिप्लोमेसी युद्ध नीति पर हावी पड़ेगी, आपको ऐसा लगता है, या अब ये कहा जाए बिगुल फूका जा चुका है, इट इज मैटर ऑफ हु ब्लिंक्स फर्स्ट? देखिए, इन मामलों में बिल्कुल साफ साफ कहना बहुत मुश्किल होता है कि डिप्लोमेसी भारी पड़ेगी या बिल्कुल फूका जा चुका है। इतना जरूर है कि जहां तक कोशिश होती है कूटनीति के जरिए बात को सुलझाने की कोशिश की जाती है, प्रेफरेंस वही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सैन्य तैयारी पूरी की जाए कि किसी भी वजह से अगर कूटनीति से हमको सफलता नहीं मिलती है और कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए हम पूरा 100% तैयार रहें। और उस तैयार होने में आप एक चीज का जो आपने मेंशन नहीं किया वो बहुत जरूरी है कि हमें जो सर्विलांस है, जो उसके पीछे जहाँ निगरानी रखनी है सीमा पर कि क्या हरकत हो रही है, और उसकी हरकत से चीन इससे पहले कि कुछ करे हमें पता चल जाए कि क्या तैयारी हो रही है, वो बहुत जरूरी है ये। और मेरे ख्याल में इस मामले में भी भारत तैयारी पूरी कर रहा है कि हमें चीन की गतिविधियों की पल पल की खबर मिलती रहे, जिससे हम चीन ऐसा कोई भी स्टेप उठाए तो हम उससे पहले पूरा तैयार रहें। मेरे को पूरा भरोसा है। आप जो बता रहे हैं आपको इसका पूरा भरोसा। कपिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या डिप्लोमेसी हावी हो सकती है, आपको लगता है? देखिए मैं दो चीज बता दूं। लुई फिशर ने एक बार बहुत पहले एक बात कही थी कि वॉर इज पॉलिटिक्स स्टेन्ड विद ब्लड, एंड बिफोर द वॉर इट इज फॉट बाय पॉलिटिशियंस, बाय वर्ड्स, एंड व्हेन द पॉलिटिशियंस फेल, मेन इन यूनिफॉर्म टेक देयर प्लेस। कि युद्ध जो है खून से सनी राजनीति है, और सबसे पहले राजनीतिज्ञ जो है ये वाक युद्ध करते हैं, और जब वाक युद्ध अगर फेल हो जाता है तो उनकी जगह वर्दीधारी लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं यहां दो बातें बहुत जल्दी से आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखिए कि जैसे हम ये आज डिबेट कर रहे हैं कि चीन तैयारी कर रहा है हमारे ऊपर हमले की अक्टूबर में, मत भूलिए कि हमसे ज्यादा आज चीन डरा हुआ है कि भारत चीन के ऊपर कब हमला करेगा। नहीं, लेकिन सर एक मिनट, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीन डरा हुआ है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीन डरा हुआ है? चीन डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है। अगर चीन डरा हुआ नहीं होता तो चीन अपनी तैयारियां उस तरीके की वहां पे नहीं करता।
अगर चीन डरा हुआ नहीं होता है तो चीन के अंदर वो ग्लोबल टाइम्स का सर्वे नहीं आता जो वहां पे सर्वे हो रहा है। और जो चीन की आंतरिक स्थिति है आज, चीन पूरा युद्ध करने की स्थिति में किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो युद्ध होगा तो चीन में इंटरनल रिवोल्ट होगा। मत बूझिए 1911 का इतिहास चीन का, या प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के समय का चीन का इतिहास, क्या आंतरिक स्थितियां क्या उत्पन्न हुई थी जब युद्ध हुए थे चीन के अंदर, उनको ध्यान में रख करके चलिए ऐतिहासिक दृष्टि से। हाँ, जो हमारे लिए खतरे की बात है वो ध्यान रखिए कि एक विश्व में नया अलायंस उभर करके आया है, जहां रूस, अमेरिका और हम लोग साथ हैं चीन के खिलाफ। वहां दूसरी तरफ जितने जिहादी आतंकवादी हैं वो इस समय चीन के साथ हैं। चीन में और आतंकवादियों में एक समझौता हो चुका है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार अपनी तैयारियों के बारे में बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, हम अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे। आइए जरा दिखाएं आपको कि हमारी तैयारी किस तरीके से है। यहां पर वेरी क्विकली ये की ग्राफिक्स प्ले करें। हिंदुस्तान तैयार, चीन पर अंतिम प्रहार, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें यहां पर, इसको पूरे को ब्लैक कर दीजिए मैं चाहूंगा, और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान तैयार है। और यहां पर जो जो हमारे पास जानकारी है, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत तैयार है। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ एलएसी पर जमी हुई है। आर्टिलरी, टैंक, हथियार, मिसाइल सब तैनात किए जा चुके हैं। सीमा पर रूस की घातक आईजीएलए मिसाइलें तैनात हैं। आईजीएलए शोल्डर पे रख के सीधे हेलीकॉप्टर को मारते हैं। मिसाइलें तैनात हैं। सर्दियों में लंबे वक्त तक जमा रहने के लिए फौज तैयार है। और यहां पर कपड़े, जूते, राशन, शेल्टर का पूरा इंतजाम है। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक कहीं से ना सोचे कि हम तैयार नहीं है। एक बार फिर से लेट्स ब्रिंग इट अगेन, सामने दिखाइए मुझे, यहां पर प्ले ऑन करें। हिंदुस्तान तैयार है, चीन पर अंतिम प्रहार। अगर इसको सामने क्यों करें, लेट्स नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करें। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत तैयार है। एक दूसरा, आईजीएलए जो है वो तैयार है। अब भारत की सेना पूरी मुस्तैदी के साथ एलएसी पर जमी हुई है। आर्टिलरी, टैंक, हथियार सब तैयार है। आईजीएलए शोल्डर पर रख के जो फायर होता है वो तैयार है। वो ये है किस तरीके से सीमा पर रूस की घातक तैयारी से, मतलब जो चीजें हैं उसके साथ तैयारी है। फौज, कपड़े, जूते, राशन, शेल्टर। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक, एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस ये कहता है कि भारतीय फौज के पास कपड़े नहीं है, भारतीय फौज के पास विंटर्स की तैयारी नहीं है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, ये पूरा का पूरा ये और कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है निशांत, जो कि चीन की ओर से लगातार किया जाता है। उनको मालूम है कि स्थितियां बदल चुकी है। उनको मालूम है कि नया भारत है जो न सिर्फ संसाधनों से लैस है बल्कि उसमें लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। और संसाधन भी देखिए, संसाधन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैन्य संसाधन होते हैं उनकी बात कीजिए, और उसके बाद जिस जगह पर ये मोबिलाइजेशन है, वो जो टेरेन है उस टेरेन को किस तरह से अनुकूल बनाया गया, ये सब चीजें हमारे फेवर में हैं। ये उनको मालूम है, इसीलिए साइकोलॉजिकल वारफेयर है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए काम करते हैं, ये काम वो डेली टाइम्स के जरिए करते हैं, ये काम वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जरिए करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी तक कुछ दिनों पहले तक ये कहा जाता था कि ठंड में भारतीय जो है फौज, उनके पास कपड़े नहीं है, स्नो स्कूटर्स नहीं है, उनके पास वो वाले ग्लासेस नहीं है, उनके पास तैयारी नहीं है। क्या ये बात सही है? कहते थे कि सिर्फ सियाचिन के लिए तैयार है लेकिन यहां के लिए नहीं है। क्या ये बात सही है? देखिए, लद्दाख की मैं आपको बात बता रहा हूं निशांत, जो हम जहां पर जब ये पूरा लड़ाई चल रही थी हम लोग वहीं पर थे, और जो समय था वो समय ये बता रहा था कि इसकी 8 नजदीक आ गई है, विंटर्स की 8 नजदीक आ गई है। और जो हमारी जानकारी है वो मैं अपनी जानकारी आपको बता रहा हूं, उस पूरे इलाके में हर तरह से भारतीय फौज इक्विप्ड है। आप जिन संसाधनों की चर्चा कर रहे हैं वो सब कुछ वहां पर है। और बड़ी बात यह है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो इन चुनौतियों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। हम आप जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसकी बात नहीं है कि संसाधन वहां तक नहीं पहुंचे हैं। बात यह है कि संसाधन पहुंचे हैं और इस जानकारी के साथ पहुंचे हैं कि एलएसी में कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर लंबे समय तक वहां सस्टेन करना पड़ेगा इन हालातों में। ये जो जंग के हालात हैं, मैं बड़ी खबर अभिषेक बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। 8 अक्टूबर को नई एयर डिफेंस कमांड का ऐलान संभव। बड़ी खबर, नई एयर डिफेंस कमांड पर तेजी से जारी है काम। एक कमांड के अंडर तीनों सेनाओं को लाना मकसद। बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना होगी और मजबूत, यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक कमांड के अंदर तीनों सेनाओं को लाना संभव।
बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना होगी और मजबूत। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी। 8 अक्टूबर को नई एयर डिफेंस कमांड का ऐलान संभव। मैं सीधे आपको यह खबर दिखाने के लिए 8 अक्टूबर यानी कि हम जो प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, सीधे यहां पर प्ले अप करें बिग वॉल पर। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा क्या तैयारी है। प्ले अप करें यहां पर। ये नंबर 1 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलकर बनेगी एयर डिफेंस कमांड। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 प्ले अप करें। वो ये है डिफेंस कमांड का मकसद तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक कमांड से जोड़ना। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 एयर डिफेंस कमांड से देश के एयर स्पेस की सुरक्षा बेहद मजबूत होगी। पॉइंट नंबर 4 एक और, वो ये है कि इसी साल जनवरी में सीडीएस बिपिन रावत ने किया था डिफेंस कमांड का ऐलान। चेंज करें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है क्या जो हमारा पहला पॉइंटर था, एक बार फिर से प्ले अप करें। किस तरीके से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर बनेगी एयर डिफेंस कमांड। यानी कि मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, एयर डिफेंस कमांड और ये हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कितना बड़ा खतरा होगा। और इसके बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं स्टैंड बाय पर हैं, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा हूं आपके सामने। मनीष प्लीज गो अहेड। देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि 1962 के युद्ध के लिए एक अफसोस हमेशा होता है कि काश उस समय हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करते। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया था कि उस कमी को दूर करने के लिए पहले सीडीएस बनाया गया और अब एक एयर डिफेंस कमांड होगा, और जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के उन संसाधनों को एयरफोर्स के नेतृत्व में होगा, जिसको हेड करेंगे एक 3 स्टार एयर चीफ जो एयर मार्शल होंगे, वो इसको हेड करेंगे। और उनकी जिम्मेदारी होगी कि देश के हवाई सीमा को सुरक्षित रखना, चाहे दुश्मन सेना का फाइटर एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो या कोई भी ऐसा अगर पलक झपका तो फिर अपने एयरफोर्स, अपनी आर्मी और अपने नेवी के संसाधनों के साथ उसका माकूल जवाब दिया जा सके और इसके लिए कोऑर्डिनेट एफर्ट लगाया जा सके। इसी मकसद के साथ भारत अपने जो सेना का जो संगठन है उसको में बदलाव करते हुए यह पहल कर रहा है, और 8 अक्टूबर को इसकी औपचारिक तौर पर स्थापना हो जाएगी और उसमें सभी जो हमारे एयर कमांड है उसको कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। जी आप जो बता रहे हो, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे पास एक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, एक और बड़ी खबर जो भारत की तैयारी के लिहाज से है। राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में आएगा। भारत दूसरे बैच में भारत को मिलेंगे 4 और राफेल विमान। अंबाला एयरवेज पर पहुंचेंगे 4 राफेल जेट। पहले बैच में 5 राफेल विमान आ चुके हैं। भारत आ चुके 5 राफेल जल्द होंगे वायुसेना में शामिल। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। अभिषेक, ये जो जिस तेजी से राफेल आ रहे हैं, जो तैयारी चल रही है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी क्विकली समझाएं मुझे। देखिए ये सीधी सी बात है, ये जो आ रहे हैं ये इसी समय के भीतर, जिस समय में सारे चैलेंजेज हैं उसी समय के भीतर ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये इंडिकेट कर रहा है भारत की तैयारियों की। और जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है उसका ये हिस्सा होंगे, और जो बाकी के हैं कुल 36 आने हैं, 2022 तक आने हैं, उनके लिए भी काफ़ी तेज़ी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी, और रूस के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। तो कुल मिलाकर के जो तैयारियां हैं, और फ्रांस के भी अहम बात यह है, फ्रांस के रक्षा मंत्री वो भी यहां मौजूद होंगे 10 तारीख को। जो बता रहे हैं अभिषेक, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेट बोल रखा था कि हमें जल्द से जल्द राफेल चाहिए, और उसके बाद एक और खेप आ रही है। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हो रहा है अगर जियोपॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी के लिहाज से दिखाया जाए तो क्या ये ऐसा नहीं लगता ये एक नए भारत की तस्वीर है, एक नया एग्रेशन दिखाई दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि चीन को भी पता है कि भारत भी अग्रेसिव है। भारत अपने आप को अच्छी तरह से केवल ना ही डिफेंड कर सकता है, बल्कि चीन को अगर जरूरत पड़े तो कई जगहों पे परास्त भी कर सकता है। और इसी कारण से मैं मानता हूं कि चीन इस ढंग का कोई भी स्टेप नहीं लेगा जिससे कि उसको हार की संभावना बने जहां पे। और चीन भारत के विरोध में आज के समय में युद्ध नहीं जीत सकता है, मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं। और इसी चीन अभी सब तरफ से घिरा हुआ, उसकी इकोनॉमी की बात करें या जो उसके अमेरिका के साउथ चाइना सी में चल रहे हैं, या फिर जो अभी वहां पे जो इंटरनल फैक्शंस हैं, या जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ वहां पे जो हांगकांग में लाया है, तो इस कारण से चीन की आंतरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। उस कंडीशन में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि चीन की इतनी हिम्मत होगी वो भारत को डरा सके या भारत पे कोई भी हमला कर सके अगले आप कुछ जो महीने। पॉइंट रख रहे हैं मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स की तैयारी में आपको दिखाने जा रहा हूं। ब्रिंग इट ऑन मेरे साथ। और उसके बाद एक बड़ी खबर आपके सामने, और थोड़ी देर में अभिषेक उपाध्याय का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव
वर्ल्ड एक्सप्लोसिव आपके सामने लेके आ रहा हूं, यहां पर प्ले अप करें। फ्रांस से 36 राफेल विमानों का हुआ है सौदा। नंबर 1 टेक 2, यहां पर चेंज करें इसको। 5 भारत आ चुके हैं, अक्टूबर में 4 और राफेल आएंगे। ये भारत की तैयारी है, अक्टूबर भूलिए नहीं। चीन तैयारी कर रहा है तो हम एक कदम आगे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, ये एलएसी पर अपाचे, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। ये एलएसी पर हमारी तैयारी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो है मिराज 2000, जैगवार, सुखोई 30 MKI, MiG-29 के लड़ाकू विमान भी मुस्तैद हैं एलएसी पर। ये हमारी तैयारी है। और मैं इस वक्त आपके सामने एक खबर लेकर आ रहा हूं। वो खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन ने बनाया वाटर बम। बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव का सनसनीखेज खुलासा। विस्फोट होने पर न्यूक्लियर बम से होगी बड़ी तबाही। चीन ने सांगपो नदी पर बनाई आर्टिफिशियल लेक। कभी भी आर्टिफिशियल लेक में धमाका कर सकता है चीन, तापिर गांव ने कहा। क्या कहा तापिर गांव ने, मैं चाहूंगा उनका बाइट दिखाएं। यानी चीन की एक और चाल, चालाकी और गंदा चरित्र। हमारा जितना रिवर है उसके ऊपर वाटर बम ये ऑलरेडी बना चुका है। गूगल और सैटेलाइट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा गया कि वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक, ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बना के रखा हुआ। कभी भी एट एनी टाइम वो आर्टिफिशियल लेक को चाइना तुरा दिया जाएगा। ये किसी न्यूक्लियर बम की बराबर में ये एक बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग एक सियांग रिवर में होगा। मैं सीधे लेके चलूंगा आपको अभिषेक के पास। अभिषेक, ये तो ऐसा लग रहा है ये वही स्ट्रैटेजी है कुछ जो केदारनाथ में हुआ था, इन्होंने उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया है जिससे कि भारत को एक और नुकसान पहुंचा पाए। बिल्कुल, देखिए निशांत, ये सांगपो, ब्रह्मपुत्र को वहां सांगपो कहते हैं, वहां पर बनाया हुआ है। और ये सर, मैं आ रहा हूं इसके बारे में बाकायदा होम मिनिस्ट्री की ओर से अलर्ट किया गया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बताया गया है। और वहां आलम ये कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अरुणाचल प्रदेश की, उसने सियांग का जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, सियांग का चीन से के नजदीक, वहां पर पूरे सियांग में अलर्ट जारी किया है। और अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, ये बात कह रहे हैं कि अगर चीन एक्सप्लोड करता है उसको तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम और साथ में बांग्लादेश तक भयानक तबाही होगी। और वो तबाही का जो स्केल होगा वो न्यूक्लियर बम जैसा बता रहे हैं स्केल होगा। अभिषेक, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और उसके बाद में अजय जी के पास आऊंगा और फिर हमारे पास जो हमारे साथ फॉर्मर राजनायक हैं उनके पास आऊंगा। जरा प्ले अप करें यहां पर बिग वॉल पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से देखें आप यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अरुणाचल सीमा पर न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक वाटर बम वो बनाया है चीन ने। नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, सांगपो नदी पर बनाई आर्टिफिशियल लेक कभी भी कर सकता है धमाका। यानी कि ये देखें जो आपको याद होगा केदारनाथ में जो हुआ था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। भारत सुपर डुपर अलर्ट पर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश तक वाटर बम से खतरा। कितनी जगह अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश वाटर बम से खतरा। इस ग्राफिक्स और शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा जनरल अजय चतुर्वेदी के पास। सर, ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, ये चाइना पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा 2005-6 में पारिचू नदी के ऊपर, जो कि एक फीडर रिवर है सतलुज की, उसके ऊपर उन्होंने एक लेक बनी थी और उसको उड़ाया था उन्होंने, जिससे पूरा हमारा सतलुज ब्यास बोर्ड जो है पूरा बह गया था। ये जो जिसको कहते हैं कि ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश में ये पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पूरा पानी। काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है सर? इसकी काउंटर स्ट्रेटजी कुछ नहीं हो सकती। इसकी काउंटर स्ट्रेटजी सिर्फ तैयारी हो सकती है कि जब ये आए तो हम उससे कैसे निपट सकें। क्योंकि जब पानी आएगा, क्योंकि लकीली पासी घाट पे नदी का जो पटाव है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चौड़ा है। तो जो पानी आएगा
वो इतना पानी होगा कि जिससे कि उसमें पानी में जो भरेगा तो हमको उससे सिर्फ बच ही सकते हैं और उसके अलावा उसका कोई और इलाज ऑप्शन कुछ नहीं है। मेरे पास एक बड़ी खबर और आ रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 4 सितंबर को बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स देशों की बैठक, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहयोग पर मंथन। रूस की अध्यक्षता में होगी ब्रिक्स की बैठक। लेकिन ये बैठक के क्या मायने हैं, मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा। सुरेश जी, एक तरफ वो युद्ध को अंजाम दे रहे हैं, ये बैठक के क्या मायने हैं सर? देखिए, ब्रिक्स की बैठक जो एक मल्टीनेशनल फोरम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, चाइना ये जाहिर करना चाहता है कि वो एक मल्टीलैटरल मल्टीप्लेटरल कोऑपरेशन बढ़ाने में यकीन रखता है और उसका एक हिंट दे रहा है कि उसका आगे जो एग्रेसिव होने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो इसके जरिए जो बाकी देश है जैसे रशिया है और ब्राजील, उनको एक संदेश देना चाहता है कि अभी भी वो शांति के पक्ष में है, आपस में संबंध बढ़ाने के पक्ष में है और बायलैटरली वो जो है हमेशा एक परेशानी खड़ी करता रहेगा। इसके अलावा मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा निशांत जी, मैं 2006 से 2010 तक लाओस में था, वहां पर एम्बेसडर था, और तब भी ऐसा हुआ था कि वहां की जो मेकोंग रिवर है, चाइना ने अपने यूनान में मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बनाए हुए हैं और क्योंकि पानी वहां से फ्लो करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इंडो चाइना में, तो वहां पर भी ये शिकायत रही है कि चाइना ने उन डैम्स को खोल करके बंद करके लाओस में और बाकी देशों में कभी सूखे की स्थिति पैदा करी और कभी वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा करी। और एक बार तो बाढ़ ऐसी आई थी इसमें काफी जान माल का नुकसान भी हुआ था। अच्छा, तो अगर सर आप जो बता रहे हैं ये मतलब पुरानी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जो बैठक हो रही है इसके बारे में कुछ और बताने जा रहा हूं। आइए जरा बिग वॉल पर चलें बहुत क्विकली से और उसके बाद मनीष बहुत शार्प रिएक्शन में आपसे लूंगा। प्ले अप करें, यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखें क्योंकि इसके बाद जो खबर है वो बहुत हैरान करने वाली। ग्लोबल टाइम्स की धमकी आ रही है। तनाव को लेकर विदेश मंत्री और राजदूत स्तर की 2 बैठकें हो चुकी हैं। कितनी मुलाकातें और करेंगे, कितनी बार मिलेंगे? नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, क्या जरूरत है मुलाकातों की? WMCC की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, 4 बैठकें WMCC की हो चुकी हैं। आगे बढ़ाएं, यह बैठकों का दौर है। कमांडर लेवल की 5, मेजर जनरल की 2 बार बैठक हो चुकी है। चीन से इतनी बार मुलाकातें हो गई, क्या निकला? ठन ठन गोपाल। सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष बहुत क्विकली, एक और बार ब्रिक्स में मिलने जा रहे हैं, क्या ये फायदा है इन सब चीजों का? इन मुलाकातों से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सिर्फ एंगेज कर रहे हैं और कुछ नहीं? देखिए, जहां तक मुलाकात का सवाल है तो चूंकि भारत और चीन दोनों ब्रिक्स और SCO दोनों के मेंबर हैं और रसिया इस बार उसको चेयर कर रहा है, और मेरी जानकारी के मुताबिक 9-10 सितंबर के आसपास 2 प्लेटफॉर्म पर विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री रहेंगे, यानी ब्रिक्स में भी रहेंगे और SCO में भी रहेंगे। ये सब दरअसल एक जो बहुपक्षीय मंच है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मनीष मुझे एक बात बताइए, मैं आपको रोक रहा हूं। चीन के विदेश मंत्री फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, उनको डर सता रहा है 5G का। हम और बिल्डअप क्यों नहीं कर सकते उनके ऊपर प्रेशर? ये मुलाकातें चलती रही, लेकिन डिप्लोमेसी बिजनेस स्तर पर पूरी दुनिया से उनके ऊपर हम प्रेशर क्यों नहीं लगा सकते? देखिए निशांत, प्रेशर है, और आज देखिए उसी प्रेशर का नतीजा है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उस समय चीन 4 जगह पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। वुहाई सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। आज की तारीख में एक तरफ जहां LAC है, वहीं दूसरी तरफ समंदर में पूरी दुनिया चीन को घेरे हुए है। तो ये प्रेशर है। मनीष आपको रोकूंगा, अब कुछ लोगों मेरे पास ग्लोबल टाइम से बड़ी खबर आ रही है और फिर उसके बाद में कपिल सर आपके पास आ रहा हूं। यहां पर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने उड़ाया भारत का मजाक। भारत और चीन की फौज में जमीन आसमान का फर्क। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अकेले दम पर चीन नहीं निपट सकता भारत से। ग्लोबल टाइम्स ने कहा भारत अमेरिका का प्यादा बनकर रह जाएगा, यह भी ग्लोबल टाइम्स ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और चीन ने जो धमकियां दी हैं, मैं चाहूंगा पहले हम वॉल दिखाएंगे, फिर वॉल ऑफ ब्रेकिंग साथ साथ दिखाएंगे। आइए जरा ये देखें किस तरीके से चीन ने क्या क्या कहा है ग्लोबल टाइम्स में। प्ले अप करें, यहां पर हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट्स बाकी हैं। न्यूक्लियर पावर चीन से संभल कर कूटनीतिक डील करे भारत, यह कहा है चीन ने। चीन की गीदड़ भभकी, न्यूक्लियर पावर चीन से संभल कर डील करे भारत, यह चीन कह रहा है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, क्विक चेंज ओवर करें।
अमेरिका भारत का इस्तेमाल सिर्फ प्यादे के तौर पर कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। फिर यह इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से भारत को एलएसी पर फौज बढ़ाने से ज्यादा जरूरी कोरोना से निपटना है, चीन ने यह कहा है। यह ग्राफिक्स और वॉल लीजिए, मैं सीधे चलूंगा कपिल जी के पास। कपिल सर, वेरी क्विकली, ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि न्यूक्लियर कंट्री है चीन, ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका का प्यादा है भारत, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपको एक बात बता दूं कि चीन को उसी की भाषा में समझाया जाना है जी। ये जो आपने कहा ना कि वो पानी का डैम है और हम पे कोई इलाज नहीं है, उसका हम पे इलाज है जी। हम पे इलाज ये है कि चीन अगर पानी का डैम इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको बता दिया जाए जी कि अणु बम हमारे पास भी है, तुम हम पे पानी का बम इस्तेमाल करोगे, हम तुम पे एटम बम छोड़ेंगे। चीन को उसकी भाषा में बोलना होगा। हमको वो स्थिति हटानी होगी कि हम ये कहते रहे कि कोई हम पे हमला करेगा तब हम जवाब देंगे। हमको ये बोलना होगा कि तुमने अगर निगाह भी उठाई तो तुम्हारे हमला करने से पहले हम हमला कर देंगे। चीन ये भाषा समझेगा। दूसरी एक बात और समझ लीजिए, ये जो प्रोपेगेंडा है कि हमारा सैनिक सर्दी में नहीं लड़ सकता, अरे हमारा सैनिक सियाचिन में बैठा हुआ है। हमारे सैनिक ने 62 में भी लड़ाई लड़ी थी, 62 में हमारा सैनिक अपनी वीरता से नहीं हारा था, हमारे सैनिक को हराया था उस समय की राजनीतिक लीडरशिप ने। रिमार्क में मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पार्डन मी कपिल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे सैनिक के ऊपर सवाल मत खड़ा करें और चीन की पॉलिसी और रणनीति हमें पता है, मत बताएं, पूरी दुनिया जान चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आने 2 अक्टूबर तब भी देख लेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।